नमस्कार, राधे राधे। आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 4। अभी तक हमने चार्ज के बारे में पढ़ा है, क्वांटाइजेशन, चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उनके बारे में हमने पढ़ा है, कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा है, उसका वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने पढ़ा। आज हम इतने जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं इनके बेस्ड हम न्यूमेरिकल लेके आए हैं। ठीक है, आपको इजी वे में हम समझाएंगे न्यूमेरिकल के साथ कैसे डील करनी है। जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसको पहले शांति से हमें पढ़ना है। शांति से पढ़ने के बाद हमें ये पता लगाना है वो पूछ क्या रहा है और उसके हिसाब से हमें न्यूमेरिकल के साथ डील करनी है। तो आज की क्लास में हम लेके आए जो पहला न्यूमेरिकल है हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है, और बाकी हम कोशिश करेंगे कि जितने भी न्यूमेरिकल है, पूरा प्रश्न तो यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता, जो प्रश्न है वो साइड में आपके शो हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है वो कौन सा है, तो एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड so much that its mass increases by 9.1 nanogram। क्या लिखा हुआ है, 9.1 nanogram। then how many electrons were given to the object। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको प्रश्न समझा रहा हूं पहले, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो इनिशियली इसका मास कितना है, m। क्या है इसका मास, m। अब हमने पढ़ा है कि जब किसी बॉडी से अगर हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, यानी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज करा है तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg। ये किसका मास होता है, इलेक्ट्रॉन का। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, मतलब जो बॉडी का जो मास है, कितना मास माना हमने, m। m में से कितना माइनस हो जाएगा, तो m में से कितना माइनस हो जाएगा, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। तो जो मास आएगा वो मास कौन सा होगा, उसका न्यू मास होगा। आई बात समझ में। इसको हमने कैपिटल m से लिख दिया या स्मॉल m से लिखा, या ये जो मास है इसको हमने लिखा कैपिटल M से। तो इनिशियली इसका जो मास था वो कितना था, कैपिटल M। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, इतना मास क्या हो गया, इसका कम हो गया। पर अगर यही बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो इसका मास है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा है तो इसका मास होगा 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। इसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में। तो अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसका मास कम होगा, बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब ये प्रश्न क्या कह रहा है कि एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, इसको कुछ चार्ज दिया, और चार्ज देने से इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन देने से इसका मास इंक्रीज हो गया, कितना, 9.1 नैनोग्राम। 9.1 नैनोग्राम इसका मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तब मास इंक्रीज कौन से कंडीशन में होगा, बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तब मास इंक्रीज होगा, या बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तब मास इंक्रीज होगा। तो हमने पढ़ा है कि जब बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तब मास इंक्रीज होगा, और जब बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, रिलीज करेगी या लूज करेगी, तब मास क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां पर इंक्रीज की बात चल रही है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या करा है, गेन करा है। और प्रश्न में भी मेंशन है कि कितने इलेक्ट्रॉन हमने उसको दिए, उस ऑब्जेक्ट को कितने इलेक्ट्रॉन हमने दिए, वो हमें निकालना है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले देखो यहां पर कि उसका मास कितना इंक्रीज हुआ, जो प्रश्न में दे रखा है, इंक्रीज इन मास। कितना मास इंक्रीज हुआ, तो कितना मास इंक्रीज हुआ, 9.1 नैनोग्राम। आई बात समझ में। अभी जो नैनोग्राम है, मास की यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट केजी, तो इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा, केजी में। अब हम जानते हैं नैनो का मतलब क्या होता है, तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ कितना होता है, 10⁻⁹। तो क्या इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ग्राम बराबर। तो अभी भी ये किसमें है, ग्राम में है, बस नैनो को हमने डिजिट में बदल दिया है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इसको केजी में बदलना है।
तो क्या होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ ग्राम को केजी में बदलना है तो डिवाइड कर देंगे किससे 1000 से यानी 10⁻3 से। अब ये 10⁻3 अगर ऊपर लिख लेंगे हम तो क्या हो जाएगा 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई ये 10⁻3 ऊपर गया तो क्या बन गया 10⁻−3 और यहाँ पर यूनिट क्या लग जाएगी केजी। मतलब इंक्रीज इन मास कितना आ गया तो इंक्रीज इन मास हमारा आ गया 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻, बेस से में पावर क्या हो जाएगी 8 यानी कितना हो गया 10⁻−12 केजी। बराबर, ठीक है। अब जो अतिरिक्त चीजें हैं उसको हम इरेज कर देते हैं। तो जैसे कि ये सारी चीजें हमने हटा दी तो जो इसका मास इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻−12 केजी, इतना मास इंक्रीज हो गया। अब देखो इस बॉडी को हमने क्या दिया था इलेक्ट्रॉन, और इसको इलेक्ट्रॉन देने से इसका मास इंक्रीज हुआ। इनिशियली इसका मास कितना था तो इनिशियली इसका मास कितना था m, कैपिटल M, और इसका मास कितना इंक्रीज हुआ तो प्लस कर दिया हमने। कितना मास इंक्रीज हुआ 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻−12, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻−12 केजी। तो जो इसका न्यू मास है वो न्यू मास क्या है स्मॉल m, और स्मॉल m किसके बराबर होगा m प्लस 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻−12 केजी। अब हम जानते हैं मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 केजी। आई बात समझ में। अब हमें क्या बात निकालना है कि इस बॉडी को हमने कितने इलेक्ट्रॉन दिए जिसके कारण इसका मास कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 9.1। तो इंक्रीज मास कितना है तो इंक्रीज मास कितना है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻12। आई बात समझ में। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का मास है कितना 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31। आई बात समझ में। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना, अब इतना मास इंक्रीज हुआ है तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे हमने तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻12 डिवाइड बाय 9.1 डिवाइड बाय 10⁻31। क्या क्या कट जाएगा 9.1 गया, 10⁻31 को ऊपर लेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ से 10⁻+31, और 10⁻+31 में से 12 गया यानी 31 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और ये क्या है माइनस का 12 और प्लस का 31। तो यहां से कितना बचेगा काउंट कर लो, इसको कर सकते हो ना। तो यहां से बचेगा n इज इक्वल टू 10⁻19। इतने इलेक्ट्रॉन देने से, इतने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को देने से इसका जो भी रेस्ट मास था उस मास में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻12। आई बात समझ में। तो कितने यहां से हमने सोल्व कर लिया तो n की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी आ गई n इज इक्वल टू 10⁻19। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन हम देंगे, इतने इलेक्ट्रॉन अगर हम इस बॉडी को देंगे तो इसका जो भी इनिशियली मास था वो मास कितना, उस मास में इंक्रीमेंट कितना होगा तो उस मास में इंक्रीमेंट होगा 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻12। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो या नोट करना चाहो कर लो। इसके बाद हम अगला न्यूमेरिकल लेके आते हैं। ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो पूरा प्रश्न है वो मैं नहीं लिखूंगा, प्रश्न आपके साइड में आपको दिखेगा, साइड में इस साइड आपको दिखेगा प्रश्न।
क्वेश्चन है हमारा 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻⁹ कूलम चार्ज। देखो हमारे पास एक बॉडी है, हमारे पास ये एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी को हम चार्ज देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? चार्ज। बराबर कितना चार्ज देना चाहते हैं हम इस बॉडी को? तो इस बॉडी को हम इतना चार्ज देना चाहते हैं 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम। अब देखो किसी भी बॉडी को चार्ज देना है तो या तो बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा या बॉडी को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। या तो बॉडी लूज करेगी इलेक्ट्रॉन तब बॉडी के पास चार्ज आएगा, या बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तब बॉडी के पास क्या आएगा? चार्ज आएगा। अब हम इस बॉडी के ऊपर इतना चार्ज लाना चाहते हैं। क्या इतना चार्ज हम ला सकते हैं? क्या इस बॉडी के ऊपर इतना चार्ज पॉसिबल है या नहीं? अगर पॉसिबल है तो कितने इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन ये बॉडी लूज करेगी वो हमें बताना है। आई बात समझ में? मतलब ये कि अगर बॉडी को हम इतना चार्ज देना चाहते हैं तो बॉडी के अंदर से हमें कुछ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे या बॉडी को कुछ इलेक्ट्रॉन हमें देने पड़ेंगे। क्या इलेक्ट्रॉन देने के बाद या इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के अंदर से निकालने के बाद क्या इतना चार्ज पॉसिबल है या नहीं? क्योंकि हमने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और उसमें हमने पढ़ा है प्लस माइनस एनी, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी को हम चार्ज दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही हम चार्ज दे सकते हैं। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकालेंगे तो इस बॉडी के पास 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इस बॉडी से अगर हम कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितना आ जाएगा इसके ऊपर चार्ज? तो इसके पास चार्ज जो आएगा वो जो इलेक्ट्रॉन है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज आएगा, मतलब इसके पास चार्ज आएगा 3.2। आई बात समझ में? अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना चार्ज आ जाएगा? 4.8। पर आपने देखा 1.6 और 3.2 के बीच में 1.8 भी आता है। क्या इतना चार्ज हम बॉडी को दे सकते हैं? आंसर है नहीं। या तो बॉडी को हम इतना दे सकते हैं या 3.2 दे सकते हैं या 4.8 दे सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसके इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही बॉडी को चार्ज दे सकते हैं हम। तो यहां पर जो वैल्यू लिखी है 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज, क्या हम इस बॉडी को दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये हमें बताना है। आई बात समझ में? तो इस प्रश्न को हमें सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे इसको? तो हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा? Q प्लस माइनस NE का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो अब देखो चार्ज की वैल्यू हमें दे रखी है। यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो चार्ज की वैल्यू दे रखी है 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ बराबर। ठीक है, इसके बाद इधर जो फॉर्मूले में आएगा वो क्या आएगा? Ne। तो यहां पर N इंटू ई। अब देखो N की वैल्यू क्या आनी चाहिए? अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो N की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 2 3 4 डैश 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 आगे बढ़ता जाएगा। पर N की वैल्यू किसमें नहीं आनी चाहिए? फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं आनी चाहिए। जैसे कि 1.2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 1 जैसे कि मान लो 5.8 आया तो ये अगर n की वैल्यू आती है मतलब इतना चार्ज हम बॉडी को नहीं दे सकते हैं। तो जो n की वैल्यू है वो किस में आनी चाहिए? तो n की वैल्यू किस में आनी चाहिए? इंटीजर में आनी चाहिए। किस में आनी चाहिए? इंटीजर में। अब देखो E की वैल्यू हम जानते हैं, E एलिमेंट्री चार्ज और E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम। अब E की वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻�9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N एज इट इज मल्टीप्लाई E की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। अब हमें N निकालना है, तो N निकालना है तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ को इधर लाना पड़ेगा। जब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? N इज इक्वल टू 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो
एक पॉइंट, इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 10⁻⁻19 को अगर ऊपर हम ले जाएंगे, 10⁻⁻19 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 19 हो गया, प्लस का 19 और माइनस का 9 कितना हो गया, प्लस का 10 बचेगा। मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल टू 58 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई 10⁻10। अब इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किस में नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं आनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन और डेसिमल में आती है तो इतना चार्ज हम इस बॉडी को नहीं दे सकते हैं, और अगर जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं आती है तो इतना चार्ज हम इस बॉडी को दे सकते हैं। तो इसको सोल्व कर लो, जो वैल्यू आएगी वो n की वैल्यू है। एक बार आप सोल्व करो, फिर मैं आपको बता दूंगा क्या होगा। जल्दी करो। ठीक है, आपने कर लिया होगा। तो n की जो वैल्यू आएगी हमारे यहां पर आएगी 3.625 मल्टीप्लाई 10⁻10, मतलब 58 डिवाइड बाय 16 आप करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी, 10⁻10 10⁻10 एज इट इज। अब आप कहोगे गुरुजी इतना चार्ज कैसे दे सकते हैं, क्योंकि या तो फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉइंट आ रहा है ना। ठीक है, पर इस पॉइंट को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है, अब पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 पावर कम कर दो तो n इज इक्वल टू क्या, जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3625 मल्टीप्लाई 10⁻, कितना हो जाएगा, 3 पावर कम, यानी कितना हो गया, 10⁻7। अब देखो इतना चार्ज, इतना इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू कितनी आई, 3625, इतने इलेक्ट्रॉन अगर इस बॉडी से निकालेंगे, क्योंकि ये चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकालेंगे तो बॉडी के पास कितना चार्ज आएगा, 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रश्न क्या पूछा गया था हमसे कि ये वाला जो चार्ज है वो इस बॉडी को हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो कितने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को देने पड़ेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकालने पड़ेंगे। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकालने पड़ेंगे, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को देने पड़ेंगे, और इतने इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं कर सकते, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते किसी भी बॉडी को, किसी भी बॉडी को हम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, पर अगर कोई हमसे कहे कि हम 1.5 इलेक्ट्रॉन दे, मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है। तो देखो यहां पर कोई फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई फ्रैक्शन नहीं है, मतलब या कोई डेसिमल नहीं है, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकाले जा सकते हैं या बॉडी को दिए जा सकते हैं। मतलब इतना चार्ज, इतने इलेक्ट्रॉन निकालने से और देने से बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो इतना आएगा। अब अगर इतना चार्ज आएगा तो वो चार्ज पॉसिबल है या नहीं, तो है, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं या बॉडी को हम दे सकते हैं। तो एक बार अगर आपको नोट करना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। हम तब तक हमारा दूसरा जो न्यूमेरिकल है हम लेके आते हैं। अगर आपके हो गया हो तो मुझे बता देना कमेंट करके। ठीक है, हाँ, अब अगला न्यूमेरिकल हमारा, अगला न्यूमेरिकल है हमारा कि मान लो हमारे पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी को हम चार्ज देना चाहते हैं। कितना चार्ज देना चाहते हैं इसको, तो इस बॉडी के ऊपर हम 1 कूलम चार्ज लाना चाहते हैं। यानी कितना चार्ज देना चाहते हैं हम, 1 कूलम। तो अगर इस बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज डेवलप करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकालने पड़ेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को देने पड़ेंगे। या हमसे प्रश्न पूछा कि 1 कूलम चार्ज के अंदर, 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये हमसे पूछा गया। तो हम कैसे डील करेंगे इस न्यूमेरिकल के साथ। तो कितना चार्ज, तो चार्ज हमें दे रखा है कितना, 1 कूलम चार्ज, और हमसे पूछा गया है कि 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 कूलम चार्ज, मतलब हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE वाला, क्योंकि चार्ज हमें दे रखा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमें मालूम है, और n क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है किसके अंदर, 1 कूलम चार्ज के अंदर। कैसे निकालेंगे, देखो चार्ज कितना दे रखा है, 1 कूलम इज इक्वल टू n एज इट इज,
मल्टीप्लाई ई की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। अब यहां से हमें एन निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो एन को रहने देंगे, बाकी सबको ट्रांसफर कर देंगे, तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ बराबर। अब इसको सोल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.6, अगर 1 डिवाइड बाय 1.6 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.625, और 10⁻⁻⁹ को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻+19। आई बात समझ में। अब आप कहोगे गुरुजी यहाँ तो फ्रैक्शन आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए, तो इसको हटाया जा सकता है। तो अगर आपके पास ऑप्शन में ये वाला आंसर है तो आप इसके साथ जाओगे। अगर मान लो ऑप्शन में आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन में आंसर क्या है 6.25 है। कितना है आंसर 6.25, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉइंट आगे शिफ्ट हुआ ना, तो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा 10⁻18। आई बात समझ में। अगर पॉइंट और यहां पर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। पॉइंट आगे शिफ्ट हुआ तो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। आई बात समझ में। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल जो प्रश्न जो है वो आपको साइड में दिखेगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना हो या आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, इसके बाद हम इसको इरेज कर देंगे। बराबर, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल है हमारा, अगला न्यूमेरिकल हम लेके आते हैं, तब तक इसको ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल है फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल, टू अल्फा पार्टिकल, और दोनों अल्फा पार्टिकल जो है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आर, वो दे रखा है 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मीटर। देखो दो अल्फा पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक अल्फा पार्टिकल है और ये दूसरा अल्फा पार्टिकल है। दोनों अल्फा पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आर आपको दे रखा है। कितना दे रखा है, तो आर आपको दे रखा है 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मीटर। अब देखो ये दोनों अल्फा पार्टिकल है और दोनों अल्फा पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी दोनों अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड है, कितने डिस्टेंस है 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मीटर से। तो आपको क्या कह रहा है कि फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल, मतलब दोनों अल्फा पार्टिकल के बीच में कूलम्ब फोर्स कितना होगा वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा गुरुजी अल्फा पार्टिकल क्या बला है। आई बात समझ में। तो जो हीलियम न्यूक्लियस है, कौन सा न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस, इस हीलियम न्यूक्लियस को ही हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। और हीलियम न्यूक्लियस को हम अगर अल्फा पार्टिकल कहते हैं तो हम जानते हैं कि हीलियम के न्यूक्लियस के पास कितने पॉजिटिव होते हैं, दो। कितने पॉजिटिव होते हैं, दो। तो एक हीलियम का न्यूक्लियस मतलब एक अल्फा पार्टिकल, और एक अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कितना होता है 2e+। तो मुझे बताओ इस वाले अल्फा पार्टिकल के पास कितना चार्ज होगा 2e+, और इसके पास भी कौन सा होगा 2e+। मतलब ये इन दोनों अल्फा पार्टिकल के बीच जो फोर्स होगा कूलम्ब फोर्स, वो अट्रैक्शन का होगा, रिपल्शन का होगा। तो हमें ये समझ में आता है कि अल्फा पार्टिकल म्हणजे हीलियम न्यूक्लियस, और हीलियम न्यूक्लियस मतलब 2e+ चार्ज है उसके पास। 2e+ चार्ज, 2e+, दोनों प्लस प्लस के बीच में कौन सा फोर्स होता है, रिपल्शन का। कौन सा होता है, रिपल्शन का। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, ये तो हमें समझ में आ गया, रिपल्शन का फोर्स होगा। आई बात समझ में। अब हमें बताना है कितना फोर्स होगा, कितना फोर्स होगा। तो कितना फोर्स होगा कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ का। क्या फॉर्मूला है, F = C Q1 Q2 अपॉन R²।
अब देखो ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है इसके पास चार्ज Q1 और ये वाला अल्फा पार्टिकल इसके पास चार्ज Q2। अब Q1 और Q2 दोनों बराबर है कि नहीं? इसके पास Q2 कितना है 2e प्लस, Q1 भी कितना है 2e प्लस। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 2e प्लस, लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो देखो Q1 को भी Q लिखा, Q2 को भी मैंने Q लिखा, तो Q इंटू Q कितना हो जाएगा Q स्क्वायर, कितना हो जाएगा Q स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करके हमें क्या निकालना है, इन दो अल्फा पार्टिकल्स के बीच में जो कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो फोर्स हमें निकालना है। बराबर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला हमने तैयार कर लिया। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और हमें क्या निकालना है, हमारा आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो देखो F और F इज इक्वल टू C क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, और कूलम्ब्स कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको बताई है। यहां पर क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया गया है कि दो अल्फा पार्टिकल कहां पर रिप्रेजेंट है, फ्री स्पेस में, वैक्यूम में, या कोई मीडियम, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। मतलब हम ये समझेंगे कि दोनों अल्फा पार्टिकल कहां पर है, एयर में है या फ्री स्पेस में। और फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। और ये वैल्यू जब यहां पर पुट करेंगे तो C की जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्स वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9। और हम कौन सी वैल्यू लेंगे, अप्रोक्स। वैसे तो ये वैल्यू होती है 8.99 के समथिंग होती है, पर अप्रोक्स हम कितना लेते हैं 9, यानी 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 किसकी वैल्यू होती है C की। तो C की वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो गया 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा Q स्क्वायर, और Q स्क्वायर यानी क्या हो गया 2e का स्क्वायर, या क्या हो गया 2e का स्क्वायर, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा R स्क्वायर। और R की वैल्यू हमें दे रखी कितनी 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻15 का होल स्क्वायर। बराबर। अब क्या करना है, सिंपल मैथमेटिक्स लगा के सोल्व करना है इसको। कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो F इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 एज इट इज लिख दिया। इसके बाद देखो 2e का स्क्वायर, e की वैल्यू हम जानते हैं, e की वैल्यू क्या है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻9। ठीक है, तो देखो ये जो स्क्वायर है वो 2 का भी है, e का 2 का स्क्वायर करा तो कितना आ गया 4, और e का स्क्वायर करेंगे तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 10⁻19 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19। 2 बार लिख दिया मैंने, इसको ब्रैकेट में डाल के मैं होल स्क्वायर करता, इससे अच्छा मैंने इजी करने के लिए 2 बार लिख दिया, स्क्वायर है ना। ठीक, अब नीचे क्या है 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻15 का स्क्वायर है, क्या इसको भी 2 बार लिख दूं मैं 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻15 मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻15। ठीक है, अब सोल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा, तो सबसे पहले देखो 10⁻15 10⁻15 कितना हो गया 10⁻30। तो क्या अब मैं इन दोनों को हटा के लिख दूं 10⁻30 मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻30। ठीक है, 10⁻19 10⁻19 क्या दोनों को हटा के मैं 10⁻38 लिख दूं, क्योंकि माइनस माइनस बेस से मैं पावर, और दोनों बेस किस में है मल्टीप्लाई में, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। अगर पावर ऐड हो जाएगी तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1.6 तो एज इट इज आएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻38। अब देखो पॉइंट, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल। अब आपको ये मालूम है गुरुजी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो एक पॉइंट हटाएंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉइंट हटाएंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार से यहां एक पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पॉइंट हटाएंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 और नीचे भी 10 इंटू 10 कट गया, तो सीधा पॉइंट से पॉइंट काट दिया हमने। ठीक है, तो अब देखो क्या बचा F इज इक्वल टू 9 मल्टी 10⁻। अब देखो 10⁻9 और 10⁻38। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले यू करो इस 10⁻30 को ऊपर ले जाओ, 10⁻30 को ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+30, और +30 और -38 कितना हो गया 10⁻8। तो मुझे बताओ ये वाला यहां से मैं अगली स्टेप में क्या लिखूंगा 9 एज इट इज आ गया,
ठीक है, यहाँ पर 4 तो ये मल्टीप्लाई में 4 भी आ गया, ठीक है, और यहाँ पर एक मिनट 10⁻9 बाकी है, 10⁻9 मल्टीप्लाई 4 आ गया, यहाँ पर पॉइंट हटा दिया मतलब क्या आ गया 16, फिर क्या आ गया 16, ठीक है, और यहाँ पर 10⁻−38 और ये 30 ऊपर गया तो यहाँ से जो बचा था वो क्या बचा था 10⁻−8 और डिवाइड में नीचे क्या बचा है तो डिवाइड में बचा है 32 इंटू 32। देखो अब कुछ काट सकते हैं, हम काट सकते हैं, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 बराबर 2 से कट गया कितनी टाइम्स 2 टाइम्स, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखो यहां से क्या बचा है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 और क्या बचा है 10⁻−8, नीचे कुछ भी नहीं है तो 10⁻9 और 10⁻−8 अगर इसको सोल्व करोगे 10 और 10 बेस सेम है और दोनों बेस किसमें मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी यानी प्लस का 9 और माइनस का 8 तो कितना बचेगा यहाँ से प्लस का 1 और आगे क्या बचा हुआ है 9 यानी f इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻1 और 10⁻1 मतलब क्या है 10 इज इक्वल टू कितना होगा 90 न्यूटन। मतलब दो अल्फा पार्टिकल के बीच में जो कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो हमारा कितना होगा 90 न्यूटन। इसको नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, इसके बाद हम अपने अगले न्यूमेरिकल पर आते हैं। दो अल्फा पार्टिकल है उनके बीच का डिस्टेंस दे रहे थे आपको, दोनों के बीच का फोर्स निकालना है, ठीक है। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट या आपको नोट करना होगा, आपने कर लिया होगा। अब हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है ये न्यूमेरिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, इसके लिए बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए। क्लास 11 का बेसिक वेक्टर वगैरह डायरेक्शन वगैरह रिजल्टेंट वगैरह ये हमें आना चाहिए। तो अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है वो क्या कहा गया है कि हमारे पास 3 चार्ज है Q1 Q2 और Q3 बराबर, और तीनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है इक्वल है, तीनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा है इक्वल है। और ये जो तीनों चार्ज है वो कहां पर रखे गए हैं तो तीनों चार्ज कहां पर रखे गए हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर। कहां पर रखे गए हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर, जैसे कि यहां पर और यहां पर। यहां पर चार्ज कौन सा रखा गया है Q1, यहां पर कौन सा रखा गया है Q2 और यहां पर कौन सा रखा गया है Q3। और तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसा है इक्वल है, तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है मतलब क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर भी Q चार्ज रखा हुआ है, यहां पर भी Q रखा हुआ है और यहां पर भी Q रखा हुआ है। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पर कोई चार्ज रखा हुआ है Q, कैपिटल Q। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पर कोई चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। इस चार्ज के ऊपर आपको निकालना है नेट फोर्स, यानी कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन Q, ये आपको निकालना है। आई बात समझ। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसकी साइड आपको दे रखी है L, तो अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तीनों साइड कैसी होगी L, तीनों एंगल भी कैसे होंगे सेम, ये हम जानते हैं 60 60 60। अब देखो हम क्या करते हैं इस वाले चार्ज से, ये जो चार्ज है जो कि कहां पर रखा हुआ है A पर रखा हुआ है, ये चार्ज कहां पर रखा हुआ है B पर रखा हुआ है और ये चार्ज कहां पर रखा हुआ है C पर रखा हुआ है। अब देखो A पर जो चार्ज Q रखा हुआ है इस Q चार्ज से इसका जो डिस्टेंस है ये वाला, Q का जो डिस्टेंस है वो ये वाला, C पर जो चार्ज रखा हुआ उसका डिस्टेंस ये वाला और B पर जो चार्ज रखा हुआ उसका डिस्टेंस कौन सा हो गया ये वाला। अब हमने पढ़ा है कि अगर मान लो ये एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, आई बात समझ, ये एक चार्ज है ये दूसरा चार्ज है। अब इस वाला ये वाला चार्ज Q1 है, ये वाला चार्ज Q2 है, तो Q1 के ऊपर Q2 जो फोर्स लगाएगा वो इस लाइन के अलोंग लगाएगा, या तो अट्रैक्शन का होगा या कौन सा होगा रिपल्शन का होगा। तो इस ये जो Q चार्ज है वो इस कैपिटल Q के ऊपर या तो रिपल्शन का फोर्स लगाएगा या कौन सा फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन का। अब देखो यहां पर प्लस माइनस कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब चार्ज कितना है प्लस,
ये वाला चार्ज में कितना है प्लस। अगर ये वाला चार्ज प्लस है, ये वाला भी चार्ज प्लस है, तो मुझे बताओ ये वाला जो क्यू चार्ज है वो इस क्यू के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स होगा? रिपल्शन का। और इस फोर्स का नाम हम लिखेंगे एफ ए, क्योंकि ये चार्ज कहां पर प्रेजेंट है? ए पर प्रेजेंट है। आई बात समझ में? अब देखो ये वाला जो चार्ज है क्यू, ये भी वाला चार्ज इस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इसी लाइन के अलोंग ऐसे लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? तो कितना फोर्स लगाएगा? एफ बी। अब इसके बाद ये जो सी पर जो चार्ज है वो चार्ज भी इस क्यू चार्ज के ऊपर इसी लाइन के अलोंग कौन सा फोर्स लगाएगा? रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। और वो फोर्स कौन सा होगा? एफ सी। आई बात समझ में? अब हम जानते हैं कूलाम्ब फोर्स का फॉर्मूला, और कूलाम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का फॉर्मूला होता है सी Q1 Q2 ओपन क्या होता है? आर स्क्वायर। सी Q1 Q2 ओपन क्या होता है? आर स्क्वायर। अब देखो ये वाला चार्ज, अगर मैं इस वाले चार्ज का यहां पर फोर्स निकालता हूं तो क्या आ जाएगा? एफ सी क्यू। ये वाला चार्ज कितना है? क्यू। और ये वाला चार्ज कौन सा है? क्यू कैपिटल। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। ये वाला डिस्टेंस निकालना, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। अब हम जानते हैं कि चूंकि ये इक्विलेटरल एंगल है, अगर ये इक्विलेटरल एंगल है तो सेंटर से ए का, सेंटर से बी का और सेंटर से सी का जो डिस्टेंस है वो कैसा होगा? सेम होगा। पर कितना होगा वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर देखो, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो साइड कितनी दे रखी है? एल। अगर हमने यहां पर ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है तो यहां से लगा के, इस वाले पॉइंट से लगा के, इस वाले पॉइंट का नाम मैंने रख दिया डी। तो डी से इधर की लेंथ कितनी होगी? L/2। और इधर वाली लेंथ कितनी होगी? L/2। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये जो ये एंगल है वो कितना है? 60। तो मुझे बताओ ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा? तो हाफ एंगल हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? 30। अब ये हाफ एंगल 30 हो गया। तो मुझे बताओ कि यहां पर एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा ए, और इस पॉइंट का नाम रखा जहां पर हमारा चार्ज है ओ, ए ओ डी। तो देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ डी, और इस ए ओ डी में, इस ए ओ डी राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां पर हम क्या लगा सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। क्या लगा सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो मुझे बताओ इस राइट एंगल ट्राइंगल में cos थीटा कितना होगा? cos थीटा। अब cos थीटा तो देखो आपने पढ़ा होगा पी बी पी एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है। तो परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस ओपन हाइपोटेनियस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है। परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस ओपन हाइपोटेनियस कोस थीटा। तो यहां पर क्या आएगा? बेस ओपन हाइपोटेनियस बराबर। अब देखो यहां पर ये थीटा है तो सामने वाला क्या बन गया? परपेंडिकुलर। सामने वाला क्या बन गया? परपेंडिकुलर। ठीक है। ये परपेंडिकुलर बन गया। परपेंडिकुलर जिसके साथ 90 बना रहा है, मतलब ए डी जो है वो कौन सा हो गया? हाइपोटेनियस। ये क्या बन गया? हाइपोटेनियस। और इसके बाद यहां, सॉरी, परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर जिसके साथ 90 डिग्री बना रहा है वो क्या बन गया? बेस। और जो सबसे लार्जेस्ट है ए ओ जो है वो क्या बन गया? हाइपोटेनियस। तो अब मुझे बताओ बेस कितना दे रखा है आपको? तो बेस आपको दे रखा है कितना? L/2। तो बेस कितना हो गया आपका? L/2 बराबर। इसके बाद हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आपको दे रखा है क्या? आंसर है नहीं। और हाइपोटेनियस का नाम क्या है? AO। अब देखो थीटा कितना दे रखा है? तो थीटा कितना दे रखा है? 30। तो यहां से क्या हो गया? cos 30 इज इक्वल टू L/2 डिवाइड बाय AO। अब यहां से AO अगर हमें निकालना है तो AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L/2 डिवाइड बाय cos 30। और cos 30 क्या होता है? तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। तो यहां से क्या हो गया? √3/2। आई बात समझ में? अब क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? AO इज इक्वल टू L/2 मल्टीप्लाई
क्या बन जाएगा 2 डिवाइड बाय √3। 2 से 2 गया, AO इज इक्वल टू क्या आ गया L बाय √3। तो क्या निकाल लिया हमने, तो हमने AO निकाल लिया कितना L बाय √3। अब देखो AO हमने निकाला, BO और CO तीनों कैसे होंगे बराबर। अगर तीनों बराबर है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं यहां पर AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू L बाय √3। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये चार्ज Q है, ये चार्ज भी कितना है Q है, ये चार्ज Q है, ये भी कितना है Q है, ये Q, ये भी Q। अब देखो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, कूलाम फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा CQ0 डिवाइड बाय R, और R कितना है L बाय √3, मतलब L बाय √3 का होल स्क्वायर बराबर। अब मुझे बताओ ये वाला फोर्स कौन सा हो गया FA। इसी तरीके से देखो FB फोर्स कितना हो जाएगा, तो FB फोर्स होगा कितना, चार्ज कितना Q, तो क्या हो जाएगा CQ डिवाइड बाय R, और ये वाली लेंथ भी कितनी होगी L बाय √3, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सेंटर पर है, तो क्या हो जाएगा L बाय √3 का स्क्वायर FB। और इसी तरीके से जो C होगा FC, वो कितना हो जाएगा, तो FC कितना हो जाएगा हमारा FC इज इक्वल टू CQ, तो क्या हो गया Q ओपन क्या हो जाएगा R, और R कितना है, ये भी कितना है L बाय √3, तो क्या हो गया L बाय √3 का स्क्वायर। अब देखो FA, FB और FC तीनों को देखो, तीनों फोर्स के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, सेम है। मतलब ये है कि कैपिटल Q के ऊपर जो ये वाला एक के ऊपर जो Q है वो जितना फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स ये वाला लगाएगा इस डायरेक्शन में, और उतना ही फोर्स ये वाला जो चार्ज है वो नीचे की तरफ लगाएगा। आई बात समझ में। तो अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टिंग फोर्स कितना होगा। तो अब आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा वेक्टर, और कक्षा 11वीं में आपने जो वेक्टर पढ़ा होगा और उसमें हम जानते हैं दो फोर्स के बीच का रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालना रहा, दो फोर्स के बीच का रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालने रहा। तो रिजल्टेंट के लिए दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट, जैसे कि कोई वेक्टर है A और कोई दूसरा वेक्टर है B, और इन दोनों का अगर रिजल्टेंट हमें निकालना है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। और यहां पर थीटा क्या है, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल। तो अब देखो सबसे पहले हम FA और FB इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं कि Q के ऊपर FA फोर्स इधर लग रहा है, FB फोर्स इधर लग रहा है, तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना होगा और रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो कितनी होगी। अब हम जानते हैं कि वेक्टर में जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट कहां से निकलता है, बीच में से। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कौन सा होगा, FR, क्योंकि FA और FB दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट कहां से निकलेगा, बीचों बीच में से निकलेगा। आई बात समझ में। तो अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो FA और FB का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट किधर आएगा, कितना आएगा, हाँ ठीक है, हाँ। तो रिजल्टेंट हमें निकालना है FA और FB के बीच का। तो देखो यहां पर एक वेक्टर कौन सा हमारा रिजल्टेंट फोर्स FR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से √FA का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर प्लस 2FA FB और cos थीटा, थीटा कितना आएगा यहां पर। तो देखो एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, दोनों वेक्टर टेल से टेल जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल जो होगा वो कौन सा होगा, यहां पर थीटा। तो ये वाला एंगल हमें निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, देखो एक ये वाला ट्राइंगल पकड़ो, राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला एंगल 30, ये वाला कितना होगा 90। तो हम जानते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये कितना हो गया 90 और ये कितना हो गया 30, यानी कितना हो गया 120। तो ये वाला एंगल कितना होगा 60। इसी प्रकार से ये कितना होगा 30, ये कितना होगा 90, ये वाला कितना हो गया 60। तो मुझे बताओ ये पूरा एंगल कितना हो गया 120, तो ये वाला एंगल कितना होगा 120, कितना हो जाएगा 120। तो अब देखो यहां पर क्या हो गया cos
थीटा, क्या हो गया कॉस थीटा। अब देखो यहां पर एफ ए एफ बी का स्क्वायर ये हमने लिखा है। अब देखो एफ ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, एफ बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो क्या इस मैग्नीट्यूड को एफ में लिख सकता हूं। और एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी क्यू क्यू नो सी क्यू क्यू डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एल बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो अब क्या हो गया अगली स्टेप में, एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2FF। तो क्या लिख सकता हूं, एफ इंटू एफ, एफ स्क्वायर हो गया मतलब क्या हो गया 2F स्क्वायर। और cos थीटा, और थीटा कितना 120, और हम जानते हैं cos 120 कितना होता है, तो cos 120 होता है -1/2। तो यहां पर क्या हो गया 1/2, कौन सा माइनस का। तो क्या हो जाएगा एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो गया 2F स्क्वायर, कितना हो गया 2F स्क्वायर। ठीक है, और यहां से ये माइनस आगे आ गया, 2 से 2 गया तो क्या आ गया 2F स्क्वायर माइनस यहां से क्या बचा एफ स्क्वायर। कैसा आया समझ में आया, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 2F स्क्वायर, और यहां से ये माइनस आगे आ गया तो यहां से क्या हो गया -2F स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है 2 से 2 गया तो यहां से क्या बचा -F स्क्वायर। अब 2F स्क्वायर में से F स्क्वायर गया तो क्या बचा एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसल तो क्या आ गया यहां से एफ, और एफ आर इज इक्वल टू एफ, और एफ की वैल्यू हम जानते हैं क्या है सी क्यू क्यू अपॉन एल बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर। आई बात समझ में। तो मुझे बताओ इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टिंग फोर्स है एफ आर, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो उसकी वैल्यू आ गई सी क्यू क्यू डिवाइड बाय एल बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर। और हम जानते हैं ये जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट किसका, इन दोनों के बीच का है, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट ये है। और जो तीसरा फोर्स हमारा बाकी है एफ सी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, और एफ सी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना है सी क्यू क्यू अपॉन एल बाय रूट 3 का स्क्वायर। मतलब एफ सी का जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों के रिजल्टेंट के कैसा है, बराबर है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और एफ सी का मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, पर दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट है। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल। मतलब एफ ए एफ बी का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट एफ सी के इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल एंड अपोजिट का मतलब ये है मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है और डायरेक्शन वाइज कैसा है, अपोजिट है। तो मुझे बताओ इस क्यू के ऊपर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स वो कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आया, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और एफ सी का मैग्नीट्यूड दोनों कैसे हैं, सेम है, और डायरेक्शन में दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। तो रिजल्टेंट फोर्स का रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा यहां पर क्यू के ऊपर वो कितना आ जाएगा, हमारा जीरो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, पुराना जो बेसिक है वो हमें आना चाहिए इसके लिए, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर वगैरह हमने सारी 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला न्यूमेरिकल था। इस वाले न्यूमेरिकल को, इस टाइप के न्यूमेरिकल मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करा दूंगा। आज हमारे जो वीडियो आएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिल जाएगी, और उस लिंक में अभी तक हमने जो पढ़ा है वो नोट्स और कुछ न्यूमेरिकल जो कि हमने जो करे हैं क्लास में, वो न्यूमेरिकल भी आपको नोट्स के अंदर अवेलेबल मिलेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। हमने अभी तक जो पढ़ा है उससे आपके लैब असिस्टेंट में कुलाम्स लॉ से, या वेक्टर फॉर्म जो कुलाम्स लॉ का, या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, जो 3 टॉपिक हमने पढ़े, या चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा, चार्जेस के बारे में हमने पढ़ा, वहां से एक भी प्रश्न हमने जो पढ़ा है उससे बाहर नहीं जाएगा। तो बस आज की क्लास को यही तक हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।